सोने की घाटी पार्ट 2 ए। कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब एक अज्ञात कंठस्वर ने जयराज को यह आदेश दिया कि वह जलप्रताप के पीछे की गुफा में प्रवेश करके वहाँ की देवी से वर की याचना करे, तो जयराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। यह बात सर्वविदित थी कि आज तक जो लोग भी उस गुफा से होकर उस पार गए थे, उनमें से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। जयराज के मन में क्षण भर को शंका आई, पर तत्क्षण ही उसके हृदय में उस कंठस्वर की सत्यता के प्रति दृढ़ विश्वास जाग उठा और वह इस कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर हो गया। अब सर्वप्रथम प्रश्न स्वर्ण प्रतिमा की रक्षा का था। जयराज समझ गया कि इस मूर्ति की रक्षा के लिए किसी न किसी की सहायता आवश्यक है। गहराई से सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि इस कार्य में राजा सूरसेन का सहयोग आवश्यक है। राजा से अधिक समर्थ भला और कौन हो सकता है। धीरे धीरे सुबह हो गई। सूर्य का आलोक चारों दिशाओं में फैल गया। जयराज दुर्ग के द्वार की ओर चल पड़ा। जब जयराज दुर्ग के निकट पहुंचा, द्वारपाल प्रभात के स्वागत में तुराही बजा रहे थे। यह जागरण की सूचना थी। जयराज ने द्वारपाल से निकट जाकर कहा, मुझे तुरंत महाराज के दर्शन करने दो। अरे वाह, अभी महाराज की नींद टूटी नहीं है, तुम्हें दर्शन की आवश्यकता आ पड़ी? क्या तुम कोई चक्रवर्ती सम्राट हो कि तुम्हारी इच्छा होते ही महाराज तुम्हें दर्शन दे? जयराज ने उन लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उनकी आंख बचाकर दुर्ग द्वार को पार कर भीतर चला गया। ठहरो! दुर्ग रक्षकों ने गरजकर जयराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके मुखमंडल पर कोई ऐसी अलौकिक प्रभा थी कि वे घबराकर इधर उधर हट गए। वे इस युवक को क्यों नहीं रोक सके, इसका कारण स्वयं उनकी समझ में भी नहीं आया। जयराज को भी दुर्गरक्षकों का यह आचरण विचित्र लगा। वह आगे बढ़ा और उसने एक सेवक से राजा शूरसेन के शयन कक्षा का पता कर लिया। सैन कक्ष के निकट जाकर जयराज ने पुकारा, महाराज उठिए, जागिए, मैं आपको एक अपूर्व शुभ समाचार देने आया हूँ। महाराज चौंक उठे और शैया से उठकर खुली खिड़की के पास पहुँचे। महाराज शूरसेन को खिड़की पर आया देख राजसेवक घबरा गए, कहीं उनको सजा न मिले। राजा शूरसेन दांत पीसते हुए कुछ देर खिड़की के पास खड़े रहे। इसके बाद अचानक ही उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने उच्च स्वर में पुकार कर कहा, कोई है? उस आगंतुक युवक को मेरे पास भेज दो। जयराज यह आदेश सुनते ही दौड़ पड़ा और कुछ ही क्षणों में राजा के सैन कक्ष के अंदर पहुंच गया। उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ, यह किसी को पता न लगा, पर सबने देखा महाराज घबराए हुए से महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। राजमहल के विशेष प्रहरी एक राजसेवकों ने भी आज जयराज को पहचान लिया। तभी एक मंत्री वहां पर आया। उसने सारा वृत्तांत जानकर राजा से कुछ निवेदन करने लगा। राजा ने खींचकर कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। महाराज शूरसेन ने अश्वारूढ़ होने का विचार भी नहीं किया। उन्हें एक एक क्षण भारी पड़ रहा था। जयराज आगे आगे जा रहा था और राजा शूरसेन पैदल ही उसके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते चलते जयराज ने राजा से पूछा, महाराज, आप यदा कदा अरण्य की यात्रा क्यों नहीं करते? अरे मूढ़ युवक, मुझे अरण्यों में प्रवेश करने का क्या आवश्यकता है? राजाओं का निवास महलों में होता है, जंगलों में नहीं, राजा सूरसेन ने कहा। महाराज, वन विहार से अनेक लाभ है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे उस स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन कैसे होता? यह कहकर जयराज ने कुछ दूर स्थित उस प्रतिमा की ओर संकेत किया। राजा शूरसेन अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर जयराज के द्वारा निर्दिष्ट दिशा में उस स्वर्ण प्रतिमा को देखने का प्रयास करने लगे। जब उन्हें कुछ न दिखाई दिया तो उनके चेहरे पर परिहास की रेखाएं खींच गई। उन्होंने जयराज की ओर मुड़कर कहा, पागल युवक, क्या तुम मुझे परिहास के लिए यहाँ लाए हो? तुम जिस स्थान की ओर संकेत कर रहे हो, वहाँ तो मुझे शिलाओं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। राजा की बात सुनकर जयराज स्तंभित हो उठा। वह बोला, चंड प्रचंड महाराज शूरसेन,
सूर्य किरणों में चमकती हुई स्वर्ण प्रतिमा क्या सचमुच आपको नहीं दिखाई दे रही है? यदि ऐसा सच है तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? सच ही मुझे कोई प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं, राजा शूरसेन ने व्यग्र होकर कहा। महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है? जयराज ने पूछा। इसलिए क्योंकि वास्तव में वहाँ स्वर्ण प्रतिमा नहीं है। अरे पागल जंगली युवक, तुमने मेरी निद्रा भंग की है। अब तुम मृत्युदंड के भागी बनोगे, राजा ने क्रोधित होकर कहा।